हेलो दोस्तों, कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में। मेरा नाम है गौरव मुंद्रा। मैं 11th एंड 12th के बच्चों को एसपी एंड ओसीएम ये दो सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड गाइस फाइनली जिस दिन का हम वेट कर रहे थे, बच्चे कह रहे हैं नहीं सर भाई तू ही वेट कर रहा था, मैं तो नहीं कर रहा था। बोर्ड एग्जाम्स आपके 12th एसपी के दोस्तों, ओसीएम का पेपर कितना अच्छा गया है ना, तो क्यों ना अब हम एसपी को भी उसकी औकात दिखा रहे हैं दोस्तों, है ना। जिस तरह से हमने ये आज का जो सेशन होने वाला है दोस्तों, जिस तरह से हमने एग्जाम्स के दिन ही अर्ली इन द मॉर्निंग सेशन लिया था रिगार्डिंग योर ओसीएम सब्जेक्ट, वैसा ही दोस्तों ये सेशन हम ले रहे हैं फॉर योर एसपी सब्जेक्ट। इस सेशन में दोस्तों हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम ऑब्जेक्टिव्स कवर करने वाले हैं जहां जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड सेकंड, डिफरेंस बिटवीन पे थोड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेंगे, जस्टिफिकेशन पे थोड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेंगे, एंड केस स्टडीज पे थोड़ी सी कुछ ऐसी छेड़छाड़ कर लेंगे कि किस तरह से आप प्रेजेंट करोगे, सेम लाइक ओसीएम। चलेगा दोस्तों। इस सेशन को आपको आई होप आप सभी ने लाइक कर दिया है, और मैं महसूस कर पा रहा हूँ यहाँ से आप सभी बहुत ज़्यादा नर्वस दिख रहे हो यार। देखो आप लोग ओसीएम के वक्त भी बहुत ज़्यादा नर्वस थे, क्या आप वो दिन याद कर सकते हो, है ना। पक्का बच्चा कह रहा है हाँ सर अभी 3-4 दिन पहले की बात है। मैं देख पा रहा हूँ आपके मैसेजेस कि हमें थोड़ा सा ऐसा डाउट था कि पेपर जो आपने बताया वो आएगा कि नहीं, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस भगवान ने चाहा और जैसा आपने बताया सर सब कुछ वैसा ही आया। तो दोस्त मैं क्या बोल रहा हूँ, इस बार भी वैसा ही आने वाला है फॉर योर एसपी सब्जेक्ट। दोस्तों आज जो ये सेशन जो हम करने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके पेपर के लिए, ठीक है। एक बार ये स्ट्रीम की लिंक को दोस्तों अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और उन्हें बता दो एसपी के एग्जाम के दिन आपका ये जो प्यारा सा दोस्त है आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स, डिफरेंस बिटवीन जस्टिफिकेशन का एक लाइव सेशन लेकर आ चुका है। और इस सेशन में हम इंश्योर करूंगा मैं दोस्तों आप बहुत अच्छी तरीके से पूरे पीडीएफ को फुल स्टॉप कर दो। अब सेकेंड थिंग, ये बच्चों ये पीडीएफ जो है ना, ये आपको आई होप अब तक इसके एक्सेस मिल चुके होंगे, ठीक है। और स्टिल जो नए बच्चे जुड़े हैं अभी, अगर आपको और ये पीडीएफ नहीं मिल रहे, आपको क्या करना है मैं आपको 3 स्टेप्स बताता हूं, हार्डली 1 मिनट लगेगा मैक्सिमम। दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम आईडी क्या करना है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है गोल्डी MUNDRA गोल्डी मुंद्रा _ आपको मेरे स्टोरी में भी लिंक मिल जाएगी, आपको मेरे बायो में भी लिंक मिल जाएगी, जिसमें सारे एसपी के पीडीएफ एट अ सिंगल प्लेस। तो जो भी आपको रेफर करना है, आपको जस्टिफिकेशन रेफर करना है, आपको डिफरेंस बिटवीन रेफर करना है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको ये ऑब्जेक्टिव सेशंस की पीडीएफ जो भी आपको चाहिए होगा आप यहाँ से जाकर एक्सेस कर सकते हो। दोस्तों आपको चैट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, मैं जो भी सेशन ले रहा हूँ आपको यहाँ पे बस फोकस करना है। आज हम बहुत ही फास्ट पेस तरीके से एसपी के डिफरेंस बिटवीन जस्टिफिकेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स को एंड करने वाले हैं। एंड लेट्स बिगिन द सेशन। ये रहा चैप्टर नंबर 1। यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर देना है, ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगाएंगे, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इस पर करूंगा। हमें देखो ऑलमोस्ट 45 स्लाइड्स को कंप्लीट करना है, एंड 45 स्लाइड्स को हम मैक्सिमम 1-1 मिनट डालेंगे अब ईच स्लाइड में, एंड पूरा एसपी हम कंप्लीट कर देंगे सो डैट आप एग्जाम से पहले ऑब्जेक्टिव्स भी एंड सब कुछ आप करके चले जाओ। दोस्तों लाइक कर देना है एंड लेट्स बिगिन। एक चेंजेस करना है मुझे यहाँ पे, आपको शायद जो पीडीएफ मिला होगा उसमें वो चेंज मैंने रिफ्लेक्ट कर दिया है। मनी, ठीक है, मनी इज रिलेटेड टू डैश। एमसीक्यू आएगा क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसा, मनी इज रिलेटेड टू डैश। तो प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑब्वियस सा बात है मनी जो है ना ये फाइनेंस से रिलेटेड है। बच्चा कह रहा है सर चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन फाइनेंस है, अगर मुझे क्वेश्चन नहीं भी आता तो मैं फाइनेंस करके आता था। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये रिपीट हुआ है काफ़ी बारी, सिंपल सा क्वेश्चन था, 2023 एंड 2025 में भी आया था। थोड़ा सा क्वेश्चन फ्रेमिंग मेरी रॉन्ग थी, बट अब आई होप आपको दिक्कत नहीं होगी उसमें। एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, 1 सेकेंड गाइज। ठीक है, चलो सॉरी आ जाओ यहाँ पे। फाइनेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ डैश अफेयर्स ऑफ द कंपनी। फाइनेंस जो है दोस्तों वो क्या है, मैनेजमेंट ऑफ द डैश अफेयर्स ऑफ द कंपनी का क्या है वो दोस्तों, वो है दोस्तों मॉनेटरी। आप
फाइनेंस मतलब क्या, आप मॉनेटरी डिसीजंस, कितना पैसे कहाँ लगाना है, किसको कितना पैसा देना है, तो ये एक मॉनेटरी डिसीजन है। सेकंड, इसलिए इसका आंसर मॉनेटरी है। समझ में आया? रीजनिंग क्या है इसकी, सो दैट आप एमसीक्यू में अभी रीजनिंग सिखा रहा हूँ, सो दैट आप एग्जाम में कुछ अलग क्वेश्चन आए तो आप उसकी रीजनिंग समझ सको। Corporate finance deals with the acquisition and use of dash by business corporations. कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है ना दोस्तों, ये आपको पता है, ये आपको सिखाता है कि आपको कैपिटल किस तरह से यूज करना है, फिर अब वो चाहे वर्किंग कैपिटल हो या चाहे फिक्स्ड कैपिटल हो, है ना। याद आया फिक्स्ड कैपिटल वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस बिटवीन भी हम कर रहे हैं। तो थर्ड जो क्वेश्चन है इसका आंसर है दोस्तों गुड्स कैपिटल लैंड। अरे ऑब्वियस सा बात है, कैपिटल कैपिटल, ये तो बहुत ही आसान एमसीक्यूज लग रहे हैं सर। कंपनी, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफी बार आता है, कंपनी हैज टू पे डैश टू गवर्नमेंट। कंपनी को क्या देना पड़ता है गवर्नमेंट को? ऑब्वियस सा बात है, कंपनी को डिविडेंड देना पड़ता है। बताओ चैट में बताओ, डिविडेंड हम किसको देते हैं? डिविडेंड हम देते हैं शेयर होल्डर्स को। इंटरेस्ट हम किसको देते हैं? इंटरेस्ट हम देते हैं डिबेंचर होल्डर्स को। समझ में आया? पक्का सही कह रहा हूं ना? और टैक्स हम किसको देते हैं? ऑब्वियसली हम गवर्नमेंट को देते हैं। निर्मला आंटी जी को, रेस्पेक्टफुल पोजीशन है मैडम, माफ कर देना, सॉरी मस्ती मुंह से निकल गई मेरे, माफ कर देना मैडम। डैश, पता चला मैं कल गायब हो चुका हूँ भाई प्लीज, सही में गलती से निकल गया भाई। चलो नहीं नहीं, बहुत रेस्पेक्टफुल पर्सन है वो, कोई और भी होता उनकी जगह तो मैं ऐसे ही करता, वो थोड़ा फ्लू है, सॉरी सॉरी। अरे फिफ्थ पॉइंट, डैश रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट की बात हो रही है, फिक्स्ड इन नेचर, परमानेंट इन नेचर, और क्या होता है ये, इसका रिस्क हायर होता है। इसका एग्जांपल क्या होता है? लैंड, बिल्डिंग, कैपिटल, ब्रिज। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें? फिक्स्ड कैपिटल है। तो बहुत सिंपल है यार, ये सिंपल नहीं है, आपकी मेहनत है तब आपको आ रहे हैं आंसर। चलो आगे, सिक्स्थ, रेफर्स टू दी एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। दोस्तों ये है वर्किंग कैपिटल का डेफिनेशन। वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स के ऊपर करंट लायबिलिटीज का ओवरऑल कैलकुलेशन, इसका ये जो फॉर्मूला है ये है दोस्तों वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। हाउएवर एग्जाम में अगर आप इसके ऑप्शंस भी देखते हैं ना ऐसे, तो आप खुद वर्किंग कैपिटल करके आते हैं, आपको क्लिक हो जाता है कि अरे ये तो चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैव टू इन्वेस्ट डैश अमाउंट ऑफ फंड्स टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स। देखो मेरा काम है, मेरी फोन इंडस्ट्री, मेरी मोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है दोस्तों, मैं फोन मैन्युफैक्चर करता हूँ। अब फोन मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे बहुत सारे मशीन की जरूरत होगी। बस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बोल रहे हैं कि आपका मेरा काम ही पूरा मैन्युफैक्चरिंग पे, जितने मेरे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होंगे उतना वो गुड्स बिकेंगे, उतना मैं पैसे कमाऊंगा, तो जितना प्रोडक्शन उतना मेरा फायदा। इसलिए मुझसे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किससे करना पड़ेगा? मुझे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस में करना पड़ेगा? तो वो है मुझे अपने मशीन्स खरीदने में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं इसमें भी। When the population is increasing at a higher rate, population बढ़ रहा है बहुत ही तेजी से, certain manufacturing industries find this an opportunity to dash। दोस्तों आपको भी पता है अपने देश में सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? वो है पॉपुलेशन। अपने देश में अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कि बिजनेसमैन जो होते हैं ना, बिजनेसेस जो होते हैं वो अपने इंडस्ट्रीज को क्या करते हैं? एक्सपांड करते हैं। द सम ऑफ ऑल dash is gross working capital, the sum of all the current assets is the gross working capital। ये एक फॉर्मूला है अपना जो आपने अकाउंट्स में सीखा होगा कि हाउ टू कैलकुलेट करंट एसेट्स। ठीक है पक्का, तो ये उसका इंग्लिश फॉर्म में। 10th मीन्स डैश मीन्स मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स इन डिजायर्ड प्रोपोर्शन, तो दैट इज योर कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या लिखा है यहाँ पे? मिक्स ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स। वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स में यहाँ पे क्या क्या आता है? ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल, इसलिए इसको मिक्स ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड्स बोलते हैं। और वो क्या होता है? वो होता है दोस्तों कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर। ये 10th वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनता है काफी बारी। अब बताओ, चलो वन वर्ड आंसर पे आ जाओ फटाफट, आपके मुझे कीबोर्ड देखते हुए चल जाने चाहिए यहाँ पे। ठीक है चलेगा, अपना पूरा फोकस यहाँ पे, कोई भी चैट वैट नहीं दिखेगा, पूरा फोकस ऑन स्क्रीन। चलो वन वर्ड आंसर, अ की डिटर्मिनेंट ऑफ द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस फंक्शन। की डिटर्मिनेंट, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस करने के लिए क्या चीज की जरूरत है? पैसे की, फाइनेंस। द डिसीजंस बाय द फाइनेंस मैनेजर विच एंश्योर्स दैट द फर्म इज वेल कैपिटलाइज्ड। एक फाइनेंस मैनेजर एंश्योर करता है कि कंपनी सही से फाइनेंस डिसीजन ले रही है कि नहीं, इसका आंसर ही है फाइनेंस डिसीजन। तीसरा, द डिसीजंस ऑफ द फाइनेंस मैनेजर टू डिप्लॉय द फंड्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ये एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, ये वाला प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करना है। हाँ, ये जो कैमरा के पीछे बच्चा मुझे देख रहा है अभी, हाँ वो लेट के देख रहा है ना, इसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है मुझे, नहीं इसके लिए नहीं करना भाई, ये सो रहा है अभी, सुबह भी सो रहा है ये। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कैपिटल इज नीडेड टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स दैट आर यूज्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम।
फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए क्या लगता है भाई, फिक्स्ड कैपिटल, ये तो अपने को अब एकदम अच्छे से आता है। द सम ऑफ करंट एसेट दैट इज योर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, द एक्सेस ऑफ करंट एसेट व करंट लायबिलिटीज दैट इज योर नेट वर्किंग कैपिटल। ये अगेन फॉर्मूलाज है, ये याद कर लेना, ये डिफिकल्ट है भाई, ये डिफिकल्ट है। चलो 7th बताओ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स दैट इज योर प्रोडक्शन साइकिल। 7th आपके बुक में नहीं होगा बट ना ये बनता है क्वेश्चन, प्रोडक्शन साइकिल बन सकता है, तो देख लो, एक्स्ट्रा है थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर। द बूम एंड रिसेशन साइकिल इन द इकोनॉमी, इसको हम इकोनॉमिक ट्रेंड कहते हैं। आपके इकोनॉमी में बूम चल रहा है, अभी इकोनॉमी मस्त बढ़िया चल रही है, अभी रेसेशन चल रहा है, रेसेशन मतलब कि थोड़ा इकोनॉमी डाउन चल रही है, रेसेशन, ठीक है। द रेशियो ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स इन द टोटल कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर को देखो दो तरीके से पूछा है इनने, तो कैपिटल स्ट्रक्चर पे ध्यान देना आपको। द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग चैप्टर नंबर 2 याद आ रहा है कि नहीं, कल ही लाइव सेशन में पढ़ने करा है, परसों मंडे नहीं संडे को किया था हमने, है ना, रिटेन्ड अर्निंग्स जिसे कहते हैं ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको बन गया था। ट्रू और फॉल्स क्या है, आओ, फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट, ये एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एमसीक्यू जो अभी अपन ने किया था ना, मनी इज रिलेटेड टू फाइनेंस वैसा वाला, मनी इज रिलेटेड टू डैश, मनी इज रिलेटेड टू फाइनेंस वाला, तो ये ट्रू और फॉल्स में भी आता है। तो फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट क्या है भाई बताओ, अपने दोस्त को आप पूछते हो ना वैसे करता है, हाँ सब समझता हो तुम, एग्जाम के दिन ऐसे कर रहे थे ना अपने दोस्त को, भाई 4th या 2nd सब पता है मेरे को, फोकस करो यहाँ पे। द बिजनेस फर्म गिव्स अ ग्रीन सिग्नल टू द प्रोजेक्ट ओनली व्हेन इट इज प्रॉफिटेबल, ट्रू। कॉर्पोरेट फाइनेंस ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज, ये भी ट्रू है। जो सिंपल है मैं खुद से करवा रहा हूँ, जो हार्ड होगा मैं उस पर थोड़ा सा आपको टास्क दे दूंगा। फिक्स्ड कैपिटल को अपन सर्कुलेटिंग कैपिटल बोलते हैं क्या, हाँ ना सही कह रहा है ना ये तो, हाँ सही कह रहा है भाई, सर्कुलेटिंग कैपिटल नहीं है ये फिक्स्ड कैपिटल है। सर्कुलेटिंग कैपिटल तो अपना वर्किंग कैपिटल है भाई, तो 4th का जो आंसर है ये फॉल्स है, ये काफी बार रिपीट हो चुका है, इसको देख लेना। वर्किंग कैपिटल स्टेज इन द बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली, वाह मूर्ख आदमी है, कौन सा कैपिटल बिजनेस में परमानेंट होता है, फिक्स्ड कैपिटल, चलो इजी है। द बिजनेस विल रिक्वायर ह्यूज फंड्स इफ द एसेट्स आर एक्वायर्ड ऑन अ लीज बेसिस, इसका आंसर है फॉल्स। The business dealing in luxurious products will require huge amount of working capital. Obviously आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है तो आपका वर्किंग कैपिटल भी बहुत ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियस सा बात है। A firm with large scale operation will require more working capital. बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, yes. Liberal credit policy creates a problem of bad debt. Then again it's true. Financial institution and banks cater to the working capital requirement of the business. तो इसका आंसर भी ट्रू है। कुछ चैप्टर नंबर 1 के थोड़े से इजी एमसीक्यूज एंड इजी ट्रू और फॉल्स आई फील, बट इसका 1 वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो जाके चेक अच्छे से रीड कर लेना एक बारी। और बनाओ, चलो गाइस फटाफट टाइम नहीं। लैंड बिल्डिंग ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी ठीक है, कैश क्यों है, क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल, ये करंट एसेट है। सेकंड, डिबेंचर कैपिटल, इक्विटी प्रेफरेंस, अरे इक्विटी और प्रेफरेंस तो ओनरशिप वाला कैपिटल है, बट डिबेंचर इज द बोरोड कैपिटल। चलो बाहर हो जा भाई। फिक्स्ड कैपिटल वर्सेस कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल, तो इसका आंसर है कैपिटल स्ट्रक्चर। फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल आर डिफरेंट, ये उसका पार्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर का। एंड दिस इज हाउ वी have successfully completed चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव्स। एक बार चैट सेक्शन में क्या मुझे बता सकते हो आपको समझ में आया सब कुछ? पक्का दोस्तों, लाइक कर देना ये बात पे, अपने दोस्त को @goldymundra_ जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है उस पर जाके फॉलो कर देना है। चलो, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, समय कम है, पेपर है अपने थोड़ी देर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस? इंटरनल सोर्स, अंदर के पैसे को बचाया और उसको ही वापस री इन्वेस्ट कर दिया, दैट इज योर रिटेन्ड अर्निंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाला। डिबेंचर क्या है भाई? ये एक ओन्ड कैपिटल है? नहीं, ये एक बोरोड कैपिटल है, तो इसका आंसर भी हमें आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस? तो ट्रेड क्रेडिट, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, ऑब्वियस सा बात है। और इक्विटी शेयर्स आप लंबे समय तक होते हो, ऑलमोस्ट परमानेंट है इसका फीचर याद है, ऑलमोस्ट परमानेंटली। और डिबेंचर्स भी 5 से 10 साल के लिए होता है, तो ये भी लंबे समय के लिए है। तो ट्रेड क्रेडिट जो होता है वो बिलो 1 ईयर के लिए होता है। प्रेफरेंस शेयर्स कैरी डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट, फट्टू है ये तो भाई, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए इनको। चलो अगला, पब्लिक डिपॉजिट्स कैन बी एक्सेप्टेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, कितने साल के लिए बताओ? इसमें तुम कंफ्यूज हो सकते हो, इसको याद कर लेना। पब्लिक डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड फॉर द मैक्सिमम 5 ईयर्स। 1 वर्ड आंसर आ जाइए। फंड रेजेस बाय इशूइंग शेयर्स,
आप पैसे इकट्ठा कर रहे हो शेयर्स बेचकर, तो इजी सी बात है, शेयर कैपिटल आपने रेस किया है। फंड बोरोड फ्रॉम द पब्लिक फॉर अ फिक्स्ड पीरियड एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज योर डिबेंचर्स का डेफिनेशन है ये, इसको आपको याद कर लेना है। अगर डिबेंचर एग्जाम में आता है और वन वर्ड में भी वो आ जाता है तो आप वो लिख कर आ सकते हो एज अ डेफिनेशन। उसके बाद क्या है भाई, फंड रिटेन्ड इन द बिजनेस फ्रॉम प्रॉफिट्स, अरे सिंपल, रिटेन्ड अर्निंग्स, फंड रेज्ड बाय इन्वेस्टिंग, फंड रेज्ड बाय इनवाइटिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, दैट इज योर पब्लिक डिपॉजिट्स। आपने एक चीज नोटिस किया, चैप्टर नंबर 2 में एंड चैप्टर नंबर 1 में रिटेन्ड अर्निंग्स का काफी बार क्वेश्चन आने को देखने को मिला है हमें। कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स, ओन्ड कैपिटल, कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, बताओ चैट में, बोरोड कैपिटल, बढ़िया, ट्रू और फॉल्स। चलो आगे फटाफट, टाइम नहीं है अपने पास। डिवेंचर आपके एग्जाम से भाई बिल्कुल टाइम नहीं, चलो आओ। डिवेंचर होल्डर्स आर दी ओनर्स, अरे वाह वाह वाह, डिवेंचर्स को इनने ओनर बना दिया भाई। ओनर कौन होता है, शेयर होल्डर्स होता है, तो ये फॉल्स है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स, जी हाँ, इक्विटी को भी मिलता है बट प्रेफरेंस को उनसे पहले दिया जाएगा, ट्रू। रिटेन्ड अर्निंग्स आर इंटरनल सोर्स, अरे कितने बार एक ही क्वेश्चन डालूंगा यार मैं, गलत है भाई ये तो। पब्लिक डिपॉजिट्स आर परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, पब्लिक परमानेंट है कि टेम्पररी है दोस्तों, ये टेम्पररी है पब्लिक डिपॉजिट, 5 साल के लिए, याद है पीछे तो पढ़ा था अपन ने। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव अ वोटिंग राइट्स इन द कंपनी, नहीं नहीं, अरे मजाक कर रहा हूं भाई, इक्विटी शेयर से तो कंपनी चलाते हैं, 5वां क्वेश्चन वही है, ध्यान से देखो। ऑड मैन आउट, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, रिटेन्ड अर्निंग्स, ऑब्वियसली डिबेंचर, डिबेंचर इज अ बोरोड कैपिटल का एग्जांपल। उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, रिटेन्ड अर्निंग, शेयर कैपिटल। देखो शेयर कैपिटल, ट्रेड क्रेडिट जो है ना शॉर्ट टर्म वाला है, बाकी सब आप देखोगे थोड़ा लॉन्ग टर्म है। चलो क्लियर, अरे चैप्टर नंबर 2 भी एंड हो गया, क्या बात है यार, क्या पेस पकड़ लिया अपन ने। ऐसे ही दोस्तों बहुत और हमें स्पीड होना है एंड जल्दी से जल्दी इस पूरे सेशन को एंड करना है, आ जाओ। द मिनिमम अमाउंट दैट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक बिफोर शेयर्स कैन बी अलॉटेड इज कॉल्ड द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ऑब्वियस सा बात है, इंपॉर्टेंट है, 2022-24 में भी रिपीट हुआ था, 2026 मतलब 26 में भी आने के चांस है, इसलिए मैंने उसको वैसा लिखा है, और ये मोस्टली वैसा रिपीट हुआ है, फाइनेंशियल ईयर होता है ना जैसे 25-26 उस तरह से, और इंपॉर्टेंट है तो मैंने 26 लगा दिया वहाँ पे। खैर आपको सारे पढ़ने बाकी। शेयर्स इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस आर कॉल्ड राइट शेयर्स। आ रहा है राइट शेयर्स का डेफिनेशन, याद है? सेकंड क्वेश्चन याद है? बताओ। ऐसा ही सेम क्वेश्चन क्या हमें बोनस शेयर्स के लिए मिल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट? मिल सकता है ना, बस वैसे ही। डॉक्यूमेंट इशूड टू एप्लीकेंट्स हु शेयर्स हैव बीन अलॉटेड इज कॉल्ड, अरे अलॉटमेंट लेटर। कंफ्यूज नहीं होना है सर, ये शेयर्स आपको मिल गए सर, हम ये शेयर्स आपको अलॉट करते हैं सर, अब मैं आपको ये लेटर दे रहा हूँ, क्या दिया है मैंने आपको? अलॉटमेंट लेटर दिया है। द फर्स्ट ऑफर, फर्स्ट लिखा है भाई, पहला प्यार, आईपीओ, बात खत्म। मिनिमम एप्लीकेशन मनी एज पर द कंपनीज एक्ट डैश ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स, दैट इज योर 5% इज द आंसर। याद कर लेना ये 5%। शेयर्स इशूड एज अ फ्री गिफ्ट, लो भाई आ गया, ये एमसीक्यू में भी पूछ सकते थे भाई, ये बोनस शेयर्स। शेयर्स इशूड टू एम्प्लॉइज एज एन इंसेंटिव्स, वाह रे क्या काम करता है तू, ये ले हमारी कंपनी के शेयर्स पकड़। स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट खून पसीना जो तूने बहाया है उस मेहनत पे हम तुझे शेयर्स देते कंपनी, दैट इज योर स्वेट इक्विटी शेयर्स, एज इंसेंटिव्स दिया जाता है ये। द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग मनी टू एप्लीकेंट्स हु शेयर्स आर नॉट अलॉटेड, आपने कंपनी में अप्लाई किया, कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीट ही नहीं किया, तो जो भी अमाउंट आया था हम उसको क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे, है ना? तो बस ये वही है, द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग मनी टू द एप्लीकेंट्स, रिफंड कर रहे हैं भाई, रिफंड की बातें हो रही हैं। द डॉक्यूमेंट दैट एक्ट एज एविडेंस ऑफ शेयर ownership, that is your share certificate that act as a evidence of debenture ownership, that is your debenture certificate। समझ में आया? पक्का गारंटी डिबेंचर सर्टिफिकेट मैंने कैसे यहाँ पे ऐड ऑन किया है, आप आई होप आपको समझ में आया, पक्का ना? चलो आगे। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग शेयर्स, अरे एक ने दूसरे को शेयर्स बेच दिए, दैट इज व्हाट योर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। आउट ट्रू फॉल्स पे हो। बोनस शेयर्स आर इशूड टू प्रेफरेंस होल्डर्स, फॉल्स।
बोनस शेयर्स कैन बी इशूड ओनली टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये एक फीचर्स भी है अपना इक्विटी का, याद है ना। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैन बी डन बिफोर रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट मिला ही नहीं, उससे पहले आप अलॉटमेंट कैसे कर सकते हो? फॉल्स है भाई। राइट शेयर्स आर इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, हाँ बिल्कुल ट्रू है इसका आंसर, सिंपल है। इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड टू एम्प्लॉयज, बिल्कुल ये भी सही है, तो बहुत सिंपल था, तो इसलिए हम उसको खुद से ही कर लेंगे। चलो फाइंड आउट मैन आउट। बोनस शेयर्स, हाँ ठीक है। राइट शेयर्स, स्वेट, अरे डिवेंचर कहाँ से आ गया भाई? ये कहाँ से आया डिवेंचर? डिवेंचर लिख दिया। एप्लीकेशन मनी, ठीक है चलो। अलॉटमेंट, ठीक है समझा। कॉल मनी, हाँ ये सब वो अलॉटमेंट लेटर से ही जुड़ा हुआ है। आपने हमारे शेयर्स अप्लाई किए, लो भाई हमारे शेयर्स पकड़ लो, अलॉटमेंट। हाँ डिविडेंड कहाँ से आया? तो इसका आंसर फाइंड आउट मैन आउट में डिविडेंड होने वाला है। क्या बात है यार, आ जाओ। बहुत अच्छी स्पेस है गाइस, ऐसे ही हमें सारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करना है। फटाफट और स्पीड बढ़ाते हैं, चलो। डिवेंचर होल्डर्स आर दी क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर्स इज यूजुअली फिक्स्ड। डिविडेंड को फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है, डिवेंचर्स को उनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट, आप उसको पार पे भी, प्रीमियम पे भी, डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हो, तो दैट्स ऑल ऑफ द अबव। डिवेंचर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू द शेयर्स आर कॉल्ड, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो दैट इज कन्वर्टेबल, जिसको नहीं कर सकते हो दैट इज नॉन कन्वर्टेबल। अरे क्या क्वेश्चन है ये? ऐसे ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अभी प्रैक्टिस माइंडसेट रेडी करो अपना, प्रैक्टिस करो भी। डॉक्यूमेंट इशूड एज एविडेंस ऑफ डिवेंचर होल्डिंग, अरे अभी पहले ही तो हमने बोला था, क्या बोलते हैं इसको? डिवेंचर सर्टिफिकेट। क्या यार, पहले ही मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, सॉरी गाइस सॉरी। एटलीस्ट चैप्टर का वेट करना चाहिए था, एग्री करता हूँ। आ जाओ, वन वर्ड आ जाओ। डिवेंचर्स विदाउट एनी सिक्योरिटी, अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। आपकी प्रॉपर्टी मैंने कोलैटरल रखवाई है, सिक्योर्ड डिवेंचर्स। आपकी प्रॉपर्टी मैंने कोलैटरल नहीं रखवाई है, अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। समझा? डिवेंचर्स दैट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी, दैट इज योर बेरर डिवेंचर्स, जिसके हाथ में डिवेंचर, वो डिवेंचर होल्डर बन जाता है। डिवेंचर्स दैट आर रिपेड आफ्टर फिक्स्ड पीरियड, कुछ समय बाद उसको रिडीम कर लिया जाएगा, मतलब कि वो रिडीमेबल डिवेंचर्स है। जो रिडीमेबल नहीं हो सकता वो नॉन रिडीमेबल है, और जो कन्वर्ट नहीं हो सकता वो नॉन कन्वर्टेबल है। आपको टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स आता है तो आप ये आंसर आपको बहुत ही ज़्यादा इजीली अटेम्प्ट हो गया होता। द पर्सन अपॉइंटेड टू प्रोटेक्ट द, अरे मसीहा याद है? मसीहा लाइव, अपना लाइव में अपन ने डिस्कस किया था, आप सभी का मसीहा आपको रखना है। द मसीहा इज द व्हाट? वो ट्रस्टी है अपना। आओ गाइस स्पीड बताते हैं। ट्रू और फॉल्स? डिवेंचर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स इन द कंपनी। फॉल्स, डिवेंचर्स कंपनी नहीं चलाता, इक्विटी वाले चलाते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज पेड इवन इफ देयर इज नो प्रॉफिट, बिल्कुल आपकी कंपनी फायदा नहीं कमा रही, बट डिवेंचर्स का पैसा तो उनको मिलना ही चाहिए। डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, ट्रू, अभी हमने देखा एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, करेक्ट है भाई, ट्रू है। डिवेंचर सर्टिफिकेट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये कैसी बात है भाई? ऐसा कुछ सेंटेंस तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। डिवेंचर इज अ डिवेंचर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। नहीं भाई, डिवेंचर इज अ डिवेंचर, ये फॉल्स है भाई, चलो करेक्ट है। डिवेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स, बिल्कुल ट्रू। फाइंड आउट मैन आउट। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, कन्वर्टेबल, हाँ ये तीनों फीचर्स है, ये तीनों टाइप्स है डिवेंचर्स के। इक्विटी कहाँ से आया भाई? इक्विटी, फाइंड आउट मैन आउट, इक्विटी। रजिस्टर्ड, बेरर, रिडीमेबल, हाँ ये टाइप से डिवेंचर्स के। अबे प्रेफरेंस कहाँ से आया? क्या क्वेश्चन है रे भाई ये? चलो आओ, इतना इजी क्वेश्चन है ये, तो मेरे बच्चे आराम से करते हैं भाई। डिपॉजिट्स कैन बी एक्सेप्टेड बाय कंपनी फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, ये तो अभी तो अपन ने देखा था थोड़ी देर पहले, 5। द कंपनी मस्ट अपॉइंट मसीहा टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटरीज, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर्स। डिपॉजिटरी की जगह पे डिवेंचर्स लगा देंगे तो आंसर क्या होगा? फिर भी ट्रस्टी होगा, डिपॉजिटर्स के लिए डिपॉजिट ट्रस्टी, डिवेंचर्स के लिए डिवेंचर ट्रस्टी। The document, ये important है, document issued as evidence of a deposit is called deposit receipt, deposit certificate नहीं, deposit receipt। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए डिपॉजिट सर्टिफिकेट देंगे, अपन शेयर सर्टिफिकेट करते हैं, अपन डिबेंचर सर्टिफिकेट करते हैं, बट क्या होता है ना, डिपॉजिट का सर्टिफिकेट नहीं होता, डिपॉजिट रिसिप्ट होता है। डिपॉजिट आर अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल, ठीक है। अब दोस्तों एक आप लोग मुझे डाउट पूछो, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं। ये जो फोर्थ है ना, ये क्वेश्चन में ना क्लैरिटी नहीं है, ठीक है।
ये क्वेश्चन पे क्लैरिटी नहीं है कि एक शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। एक्चुअली कैसे है ना, अब एक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म हर एक का तरीका डिफरेंट है सोचने का, तो ये ना बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है। ठीक है, पहली बात तो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आपके पेपर में आएंगे नहीं जिसका एक क्लियर आंसर नहीं है। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। और अगर आ जाता है तो आप बोध करके आओगे, नहीं आता है तो इट्स वेल एंड गुड। नहीं आएगा कोई टेंशन नहीं लेनी है, एकदम क्लियर कट क्वेश्चंस वाले आएंगे। और अगर आ जाता है और कुछ भी आता है, इसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इट्स अ कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन। डिपॉजिटर्स आर गिवन डैश राइट्स इन द कंपनी, कोई भी इनको वोटिंग राइट नहीं मिलती। चलो भाई आगे फटाफट इजी खत्म करो इसको। द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच डिपॉजिट्स कैन बी एक्सेप्टेड 5 years। द डॉक्यूमेंट इशू टू डिपॉजिट रिसिप्ट्स, डिपॉजिट ट्रस्टी मसीहा। डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड फ्रॉम द पब्लिक डिपॉजिट्स कहते हैं। फ्रॉम मेंबर डिपॉजिट्स, ठीक है। ये रहा भाई, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ खुद ही आंसर दे देता हूँ यार, क्या कर रहा हूँ मैं। सॉरी यार गाइस, सॉरी यार, ऐसे नहीं करूँगा, नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। मेरा ध्यान नहीं गया यार ये तो। ट्रू और फॉल्स, डिपॉजिटर्स आर गिवन वोटिंग राइट्स इन द कंपनी। ये क्या क्वेश्चन है भाई, फॉल्स है भाई, इनको थोड़ी ना वोटिंग राइट मिलता है। डिपॉजिट्स कैन बी एक्सेप्टेड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years। ट्रू। डिपॉजिट रिसिप्ट इज इशूड एज एविडेंस ऑफ डिपॉजिट। ट्रू। भाई ये देखा नहीं आपने एक चीज़, ये लोग एमसीक्यू में पूछते हैं उसको ट्रू और फॉल्स में पूछ लेते हैं और उसको ही फिर फाइंड आउट में पूछ लेते हैं। हाँ, ये फिफ्थ वन कुछ नया आया। डिपॉजिट्स आर परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। डिपॉजिट्स क्या परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है? नहीं, ये एक टेम्पररी सोर्स ऑफ फाइनेंस है। परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है? शेयर्स, इक्विटी। ऑड मैन आउट, चलो देखते हैं। पब्लिक, मेंबर, डिबेंचर्स। अबे डिबेंचर्स कहाँ से आया? ये सब डिपॉजिट्स के टाइप, डिपॉजिट्स का पार्ट है। ये डिबेंचर्स कहाँ से आया? डिपॉजिट का रिसेप्ट, शेयर का सर्टिफिकेट, डिबेंचर का सर्टिफिकेट, अलॉटमेंट लेटर, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। अलॉटमेंट दोस्तों ये एक लेटर है, हाउएवर ये एविडेंस है। समझ में आया? सिंगल वर्ड में ही मैंने आपको समझा दिया। रेसिप्ट एविडेंस है कि आप उस चीज़ के ओनर हो। शेयर सर्टिफिकेट एविडेंस है कि आप उस चीज़ के ओनर हो। ये तो लेटर है भाई, यहाँ पे मैं लव लेटर लिख दूंगा, वो वाला लेटर है। भाई चैप्टर 9। अब बोलोगे सर लेटर्स वाले चैप्टर्स से एमसीक्यूज नहीं आते क्या? दोस्तों कैसा होता है ना, उससे एमसीक्यूज नहीं बनता, उससे क्लियर कट आपको ये मिलेगा। सिर्फ लेटर देखने को मिलता है, एमसीक्यूज देखने को नहीं मिलता, या मतलब ऑब्जेक्टिव्स देखने को नहीं मिलता। चैप्टर नंबर 9, और होता भी है तो वो बहुत सिंपल होता है, जिसको हम नहीं पिक करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा। इन द डिपॉजिटरी सिस्टम सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यार ये बहुत सिंपल नहीं है सर, ये पक्का आएगा ना एग्जाम में, टेंशन मत लो। इसके आसपास ही आएगा या तो ऐसे ही आ जाएगा, जैसा अपना ओसीएम का आया था ना, बस वैसे ही। 2 डिपॉजिटरीज इन इंडिया। अरे बीएससी एनएससी नहीं है, आरबीआई नहीं है, कौन है? 2 डिपॉजिटरी है, एनएसजीएल और सीडीएसएल। चलो भाई बढ़िया। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कॉल्ड, इंपॉर्टेंट है, 3rd नंबर इंपॉर्टेंट है, डीमटेरियलाइजेशन। आप बोलोगे हाँ ये तो सर आता है हमको, बट कभी कभार हम जोश में गलत कर देते हैं, स्पेलिंग का ध्यान रखते हुए चलना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स इनटू फिजिकल फॉर्म इज कॉल्ड, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल जा रहे हो दैट इज रिमैट, फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक जा रहे हो दैट इज डीमैट। यूनिक आइडेंटिफिकेशन गिवन टू द सिक्योरिटीज, एक सारे सिक्योरिटीज को एक नंबर दिया जाता है, दैट नंबर इज आइसिन। वन वर्ड आंसर, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर्स, अरे डीमैट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल दैट इज डीमैट। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दैट इज आइसिन। द ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट्स डिपॉजिटरीज इन इंडिया दैट इज अपना सेबी अंकल, and the account required to hold the securities in electronic form that is your demat account। बैंक अकाउंट लगता है क्या? नहीं भाई, डीमैट अकाउंट। चलो भाई, securities in the depository systems are held in electronic form, obvious सी बात है। NSDL and CDSL are the only depositories in India। ये सेकंड वन इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि अपने देश में कितने हैं डिपॉजिटरीज? 2। कौन कौन है? NSDL एंड CDSL, बस। इसके अलावा और कोई भी अपने देश में डिपॉजिटरी नहीं है, समझा? इसको अब आपको घुमा के लोग पूछ सकते हैं, मतलब कोई एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है इस पर। डिमैट इज अ प्रोसेस, हाँ ये आता है। आईसीन इज नेसेसरी फॉर डिमैट ऑफ सिक्योरिटीज पे भी क्या आईसीन होता होगा? बिल्कुल होता होगा। डीपी क्या एक्ट करता है एज अ इंटरमीडियरी बिटवीन इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरी? 100% ट्रू। डिमैट, रिमैट, ट्रांसमिशन, अलॉटमेंट, तो इसका आंसर है अलॉटमेंट, क्योंकि आप शेयर्स अलॉट कर रहे हो, वो वाला। एनएसडीएल, सीडीएसएल, सेबी, आरबीआई क्या कर रहा है? देखो सेबी सिक्योरिटीज मार्केट के साथ डील करता है, सीडीएसएल सिक्योरिटीज मार्केट का ही पार्ट है, एनएसजीएल सिक्योरिटीज मार्केट का पार्ट है, आरबीआई इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, इसलिए उसका आंसर आरबीआई है। आओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंट लेसन है।
डिविडेंड इज पेड टू गौरव मुंद्रा, नहीं भाई, डिविडेंड इज पेड टू, देख रहा हो तुम जगे हो कि नहीं, डिविडेंड इज पेड टू शेयर होल्डर्स, इंटरेस्ट इज पेड टू डायरेक्टर्स, डिवेंचर होल्डर्स, डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड इट कैनॉट बी रिवोक्ड, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ सेलिंग प्रॉफिट्स है क्या, डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ सेलिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, हाँ प्रॉपर्टी बेच के डिविडेंड दूं मैं, बिल्कुल नहीं, डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, अगर प्रॉफिट होंगे तभी आप डिविडेंड दे सकते हो, अदरवाइज आप नहीं दे सकते। फिफ्थ वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एमसीक्यू, अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड शैल बी ट्रांसफर्ड टू इन्वेस्ट एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ कितना साल, 7 साल, 7 साल का वनवास, ठीक है। चलो वन वर्ड आंसर, पेमेंट मेड टू शेयर होल्डर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स, हम शेयर होल्डर्स को अगर कुछ पेमेंट देते हैं और प्रॉफिट्स के साथ, प्रॉफिट से कुछ निकाल कर, दैट इज योर डिविडेंड। पेमेंट मेड टू किसको, डिवेंचर होल्डर्स, हम डिवेंचर होल्डर्स को क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, चलो अच्छी बात है। डिविडेंड डिक्लेयर बिटवीन 2 AGMs, दैट इज योर 2 AGMs, देखो ये इंपॉर्टेंट है, आया नहीं तब तक अपने को कुछ भी प्रैक्टिस के लिए, दैट इज योर इंटरिम डिविडेंड, एंड डिविडेंड डिक्लेयर जो हम AGM के वक्त करते हैं, दैट इज योर फाइनल डिविडेंड। फंड टू विच अनक्लेम्ड डिविडेंड्स आर ट्रांसफर, ये इंपॉर्टेंट है अगेन, इन्वेस्ट एजुकेशन प्रोडक्शन फंड में इसकी स्पेलिंग याद रख लेना, इसका फुल फॉर्म याद रख लेना, IEPF का फुल फॉर्म आपके MCQ में आ सकता है, ट्रू और फॉल्स में आ सकता है, कुछ अलग सा ही भलता सा नाम लिख देंगे, और इसका फुल फॉर्म क्या है ये बताओ, तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। डिविडेंड क्या हम डिवेंचर होल्डर्स को देते हैं, नहीं, हम शेयर होल्डर्स को देते हैं। इंटरेस्ट हम शेयर होल्डर्स को देते हैं, नहीं, हम ये डिवेंचर होल्डर्स को देते हैं। डिविडेंड वन डिक्लेयर कैनॉट बी रिवोक्ड, ट्रू। डिविडेंड्स वन डिक्लेयर कैन बी रिवोक्ड बट इफ इट इज इन केस ऑफ इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड साल में 2 बार होता है, याद आ रहा है ना, पक्का सारे कंसेप्ट क्लियर है। चलो डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ट्रू। डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ सेलिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपनी, फॉल्स। डिविडेंड हैज टू बी डिक्लेयर, प्रॉपर्टी बेचकर आप डिविडेंड दे ही नहीं सकते हो, डिविडेंड हैज टू बी डिक्लेयर फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी ने अगर प्रॉफिट पैसा कमाया ना, उसी पैसे से ही मेरे को डिविडेंड देने का, अदरवाइज नहीं देने का। Unclaimed dividends are transferred to Investor Education Protection Fund after 7 years. True. After 3 years, false. Odd man out, dividend ठीक है, interest, bonus shares ठीक है। ये डिवेंचर कहाँ से आया? डिवेंचर तो एक वो पूरा है ना जिसपे हम डिविडेंड देते हैं, इंटरेस्ट, बोनस शेयर्स की बातें होती हैं। डिवेंचर इज बेसिकली अ ब्रॉडर कंसेप्ट एज कम्पेयर टू दिस थ्री। फाइनल डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड, इंटरेस्ट, शेयर सर्टिफिकेट, तो अगेन शेयर सर्टिफिकेट वेरी सिंपल, ये आप संभाल लोगे। फाइनेंशियल मार्केट्स, चलिए आइए चैप्टर 11 को भी हम क्लोज करते हैं फटाफट से, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है दोस्तों, हमें और भी चीज़ों पे डिस्कशन करना है थोड़ा सा, फटाफट पेस को पकड़ो। फाइनेंशियल मार्केट डील्स विथ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, चलो ठीक है, इजी था। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म, भाई मनी मार्केट शॉर्ट टर्म, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म, मार्केट फॉर द लॉन्ग टर्म फंड मार्केट इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट, चलो इजी। ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज, क्या है भाई बताओ, इट्स BSE। NSE में कंफ्यूज मत होना, BSE इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया इज, कौन है भाई, सेबी, करता धरता। आ जाओ, मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड, शॉर्ट टर्म बोला तो भाई मनी मार्केट, लॉन्ग टर्म बोला तो भाई कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का रेगुलेटर कौन है भाई, सेबी है। ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन है भाई, BSE है। मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स, इस मार्केट को क्या नाम दिया जाता है, इस मार्केट को दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है। इजी था, बहुत इजी था सर, आगे जाइए आप। ट्रू और फॉल्स, मनी मार्केट डील्स विथ लॉन्ग टर्म फंड्स, फॉल्स। मनी मार्केट डील्स विथ शॉर्ट टर्म फंड्स। कैपिटल मार्केट डील्स विथ लॉन्ग टर्म फंड्स, ट्रू। सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स इन इंडिया, बिल्कुल सही है। ये तो बहुत सिंपल ही है, सारी चीज़ें सेम रिपीट हो रही है। स्टॉक एक्सचेंज इज पार्ट ऑफ कमोडिटी मार्केट, नहीं, फॉल्स। ऑड मैन आउट, चलिए देखते हैं। मनी मार्केट ओके, कमोडिटी मार्केट ओके, स्टॉक एक्सचेंज ओके, कैपिटल मार्केट ओके, तो इसका आंसर है दोस्तों कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में जिसमें गोल्ड, सिल्वर, वो सब की ट्रेडिंग होती है, बाकी सब जो है वो सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है। सेबी, RBI, IRDA एंड BSE, दोस्तों ये बहुत ही कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा बट उतना है नहीं। सेबी इज अ रेगुलेटर, RBI इज अ रेगुलेटर, IRDA इज अ रेगुलेटर फॉर इंश्योरेंस सेक्टर। RBI तो भाई पता ही, RBI, सेबी भी सिक्योरिटीज के लिए है, RBI मॉनेटरी पॉलिसी इसके लिए है, बट BSE इज अ स्टॉक एक्सचेंज, तो इसके लिए इसका आंसर BSE है। चलो आइए लास्ट MCQ सेशन, लास्ट ऑब्जेक्टिव का अपन करते हैं और फिर जस्टिफिकेशन पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे फटाफट, 10-15 मिनट, 10 मिनट, फिर डिफरेंस बिटवीन पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे एंड देन इस सेशन को हम एंड करेंगे। एक हाथ केस स्टडी कैसे आप एग्जाम में लिखोगे उसको थोड़ा सा एक जनरल आइडिया दे दूंगा जिसको आप अटेम्प्ट करके आ जाओगे।
स्टॉक एक्सचेंज इज अ सेकेंडरी मार्केट। द मेन, इसका एक वन ऑफ द नाम है, याद है ना, सेकेंडरी स्टॉक। स्टॉक एक्सचेंज का फुल फॉर्म ये अदर नेम्स पूछ लेते हैं लोग काफ़ी बार एमसीक्यूज में। द मेन फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू सिक्योरिटीज। ठीक है, मेन फंक्शन क्या है इसका? लिक्विडेटर देता है, फटाफट से बाय एंड सेल हो जाता है, याद रखना। द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन आमची, मुंबई। The term bull in stock market refers to a person who expects price to rise, bull, or bear, नीचे, fall। अरे आ गया भाई, जैसे ही क्वेश्चन पूछता हो यार, ये अगला क्वेश्चन वही रेडी रहता है यार, ये किसने बनाया? अच्छा मैंने ही बनाया क्या? ठीक है, वन वर्ड आंसर। मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। इन्वेस्टर ने इन्वेस्टर को बेचा सामान, याद आ रहा है? ये लाइव में हमने डिस्कस किया था, मुझे याद है भाई। सेकेंडरी मार्केट, person who expects price to rise, bull, falls, bear, document that act as a evidence of shares ownership, that is your share certificate, and as an organization that regulates stock exchange in India, it's obviously the boss SEBI। stock exchange का secondary market है बिल्कुल। bull expects price to fall, falls, bull का मतलब rise। थर्ड भी सिंपल है, stock exchange provide liquidity, yes 100%। SEBI stock exchange regulator है जी बिल्कुल। आ जाओ इसमें, बुल, बेयर, ब्रोकर, डिवेंचर। अभी डिवेंचर कहाँ से आया? तो गलत है उसका ऑप्शन। और सेकंड, स्टॉक एक्सचेंज, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, कमोडिटी मार्केट कहाँ से आया भाई? तो ये कमोडिटी मार्केट इसका ऑड में ना आउट है। क्या बात है गाइस, तो इसी के साथ अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है ना दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। चले आइए अब थोड़े से डिफरेंस बिटवीन पे एक 10 मिनट में डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट करते हैं। 10 मिनट में जस्टिफिकेशन कंप्लीट करते हैं, इस स्ट्रीम को एंड करते हैं। एक आध 2 मिनट बात करके मुझे आपसे बात करनी है फॉर योर एग्जामिनेशन। दोस्तों फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल हमने अब तक इतने देर से सीखा। फिक्स्ड कैपिटल परमानेंट इन नेचर, फिक्स्ड एसेट परमानेंट इन नेचर, हायर रिस्क। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म इन नेचर। फिर यहाँ पे अपना वर्किंग कैपिटल के एग्जाम्पल्स हमने लिख के आ जाएंगे, और इसी लेस रिस्की है। इन्वेस्टर इसमें इमीडिएट रिटर्न्स एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, चलो शेयर्स क्या होता है? शेयर इज अ पार्ट ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर 2025 में आया था लास्ट टाइम। अर्ली इन द मॉर्निंग स्किप कर दो इसको, अगर आप सिर्फ डिफरेंस बिटवीन कर रहे हो। जहाँ 2025 दिखता है ना भाई, स्किप कर दो। फिलहाल जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको अब करने का टाइम नहीं है, जो रिपीटेड नहीं हुए थे उस पर फोकस करना। ठीक है, बाकी शेयर्स क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होता है, हमने ऑब्जेक्टिव्स में भी हम इतने देर से सीखते आ रहे हो, हम समझ चुके हैं। ओन्ड कैपिटल यानी कि शेयर्स, इक्विटी, प्रेफरेंस, बोरोड में क्या, डिबेंचर्स, बॉन्ड, डिपॉजिट्स। ठीक है, इक्विटी प्रेफरेंस कर लोगे। आईपीओ, एफपीओ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जब मुझे पहली बार कोई एक अनलिस्टेड कंपनी मार्केट में आकर अगर वो अपने शेयर्स सब्सक्राइब करने को कहती है कि आओ भाई एक मैं अनलिस्टेड हूँ, मुझ में इन्वेस्टमेंट करो, अगर आप मुझे पैसे दोगे तो मैं अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करा दूंगी, जिससे आप मेरे सिक्योरिटीज़ पे बाय एंड सेल कर पाओगे। जब ये कोई कंपनी पहली बार मार्केट में आती है, पहली बार लोगों से पैसा रेज करती है, तब उसे हम आईपीओ कहते हैं। जब कंपनी ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करती है, वो लोगों से और पैसे लेती है, वापस वो और पैसे रेज करती है, दैट इज योर फर्दर पब्लिक ऑफरिंग इशूड बाय अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। क्योंकि पहली बार आ रही थी, अब ये ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी जो मार्केट में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, अब वो और पैसे इकट्ठा करती है, इसलिए उसको एफपीओ कहते हैं। गुड स्पीड गाइस, ऐसे ही फोकस करना है। बुक बिल्डिंग मेथड, फिक्स प्राइस इशू मेथड, ये अपना लाइव में भी हमने बहुत अच्छे तरीके से किया था। फिक्स प्राइस इशू मेथड, मैं आपको मेरा फ़ोन 80,000 में बेचूंगा, चाहिए तो ले लो, दिस इज़ व्हाट फिक्स प्राइस इशू मेथड। तो कंपनी ऐसे ही अपने शेयर्स जो है फिक्स्ड प्राइस रखती है और वो उतने में ही बेचती है। एंड हाउ एवर दिस नेक्स्ट इज बुक बिल्डिंग मेथड। तो बुक बिल्डिंग मेथड में कैसा होता है ना दोस्तों, कि इसमें आपको कंपनी जो है वो रिक्वेस्ट करती है कि हेलो बच्चा पार्टी, अगर आप चाहते हो आपको मेरा फ़ोन खरीदना है तो आपको बिडिंग करना पड़ेगा। जैसे हमने लाइव स्ट्रीम में बिडिंग किया था, वैसे ही दोस्तों इन्वेस्टर्स को बिडिंग करना होता है। एक पीरियड ओपन होता है जिसको हम ओपन पीरियड, ओपन ऑफर और ओपन पीरियड और क्लोजिंग पीरियड कहते हैं। इस पर्टिकुलर 3 दिन में होता है, वो 3 दिन में आपको बिडिंग डालनी होती है। जैसे वो दिन खत्म हो जाएंगे, एक एवरेज कैलकुलेशन होती है, फिर उस बेसिस पे वो शेयर्स का प्राइस डिसाइड होता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट टाइम भी नहीं आया था। हाउएवर ये बहुत डिफिकल्ट है, बच्चों को लगता है थोड़ा सा एसपी में, बट अपना स्टूडेंट को तो नहीं लगता। राइट शेयर्स वर्सेस बोनस शेयर्स। बोनस अगेन हमने इसको एमसीक्यूज में बहुत ही गहराई से पढ़ा है। राइट शेयर्स हम एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स को ये ऑप्शन देते कि मार्केट में दूसरों को देने से पहले हम आपको देना चाहते हैं शेयर्स।
ठीक है। दूसरा बोनस शेयर्स भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, तू मेरा भाई है भाई, तूने इतनी मेहनत करी है, प्लीज़ लेके जाइए शेयर्स को, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको इसको देना चाहता हूँ, ठीक है। चलो भाई आगे, बहुत अच्छा जा रहे हो। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स 2025 में आया था, सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, सिर्फ हेड पॉइंट्स एक बार देख लेना है, एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस कम रखता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ए ने बी को बेचा, बी ने सी से ए से खरीद लिया, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ए मर गया, ए के शेयर्स उसके बच्चे को ट्रांसफर हो गए, ठीक है, दैट इज योर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स वो वॉलंटरली करता है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स इज डन बाय द वर्च्यू ऑफ लॉ। डीमैट, रीमैट, इतने देर से ऑब्जेक्टिव्स में चिल्लाते हुए आ रहे हैं, इसका मीनिंग, कन्वर्जन, इसमें फॉर्म कौन सा यूज करना है, इसका सीक्वेंस क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज, डिफिकल्टी कौन सा है, तो डीमैट इज इजी, आप फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक जाना एक आसान है, इजी है। हाउएवर फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल जाना इज रिवर्स प्रोसेस, इसको इनिशियल प्रोसेस बोलते हैं और वो डिफिकल्ट है। चलो, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, डिविडेंड किसको मिलता है भाई, डिविडेंड इज पेड टू द शेयर होल्डर्स, इंटरेस्ट किसको मिलता है, क्रेडिटर्स को, ये अपन पे करते हैं टू द मेंबर्स ओनर्स ऑफ द कंपनी, इट इज पेड टू द क्रेडिटर्स। डिविडेंड हम तब देते अगर कंपनी प्रॉफिट बनाती है, इंटरेस्ट हम तब देते, देना ही पड़ेगा भाई, प्रॉफिट नहीं बना तो भी देना पड़ेगा। तो ये कुछ ईजी टॉपिक है जो आपको स्किप नहीं करना। इंटरिम डिविडेंड हम साल में 2 बार इसको डिक्लेयर करते हैं बिटवीन 2 AGMs, और फाइनल डिविडेंड को हम साल में एक ही बार डिक्लेयर करते हैं एट द टाइम ऑफ AGM बाय द शेयरहोल्डर्स इन द AGM, ठीक है। समझ में आया? इट इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अप्रूव्ड बाय द शेयरहोल्डर्स। इंटरिम डिविडेंड डायरेक्टेड एंड डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें शेयर होल्डर्स का कोई भी लेना देना नहीं है, किसमें, इंटरिम डिविडेंड में। इंटरिम डिविडेंड में सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं। चलो भाई आगे, हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है भाई, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इसका अगर आप एग्जाम में ये भी करके जाते हो और एग्जाम अगर इसका फीचर्स पूछ लेते हैं तो आप एग्जाम में फीचर्स लिख कर आ सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट फॉर द शॉर्ट टर्म बोरोइंग, कैपिटल मार्केट इज फॉर द लॉन्ग टर्म बोरोइंग, 1 साल से कम का है तो वो मनी मार्केट, 1 साल से ज़्यादा है तो वो कैपिटल मार्केट। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के आपको एग्जांपल लिख कर आने चाहिए, बिल्कुल। रिस्क का आप लिख सकते हो, रिटर्न लिख सकते हो, रोल इन इकोनॉमी लिख सकते हो, इसका फिर पर्पस भी लिख सकते हो, इट्स वेरी सिंपल आई गेस, एंड आपने शायद अब तक तो इसको याद कर ही लिया होगा। चैप्टर नंबर 11 का एक और, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, ये भी अगेन वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी येट वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी मार्केट जहाँ पे न्यू शेयर्स, आप सीधा कंपनी के साथ उसके शेयर्स खरीदते हो। सेकेंडरी मार्केट इन्वेस्टर्स ही इन्वेस्टर्स के साथ डील करता है। याद आ रहा है? अब इसको ऑब्जेक्टिव में हमने सीखा है, देखा, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों, यही ये लोग ऑब्जेक्टिव्स में पूछते हैं, यही इसका आंसर द फॉलोइंग, और ये आपस में ही खेलते रहते हैं लोग, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जॉबर और ब्रोकर, ये हमने लाइव में भी डिस्कस किया था कि ब्रोकर, जब आप किसी थर्ड पार्टी से रेफरेंस लेते हो, आप किसी थर्ड पार्टी को पूछते हो, वो आपको गाइड करता है कि सर मैं ऐसा करूँ क्या, सर आपके लिए ऐसा कर सकता हूँ क्या सर, आप बोलो सर बस ये वाला शेयर्स खरीद लेता हूँ। देखो, एंड एक्ट एज एन एजेंट, ये जो ब्रोकर है ना, ये एज ए एजेंट काम करता है, जो सेल बाय सिक्योरिटीज को खरीदता है या बेचता है ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट। हाँ सर बोलो ना सर, वो जिसको सर सर कह रहा है ना, वो उसका क्लाइंट है। और जॉबर, गौरव ने क्या कराना भाई, गौरव ने JR कॉलेज के 1000 शेयर्स खरीदे, तो गौरव क्या है, गौरव जॉबर है, वो खुद के लिए बाइज एंड सेल सिक्योरिटीज इन हिज ओन नेम। आप में से काफ़ी बच्चे ट्रेडिंग करते होंगे, आप क्या हो, आप जॉबर हो, समझ में आया? आप खुद के नाम पे करते हो ट्रेडिंग, आप किसी और के कहने पे नहीं करते हो। सो दिस इज योर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन, ऑब्वियसली इसमें से ही कुछ आने वाला है, एंड जो रिपीटेड है आप उसको स्किप करोगे तो चलेगा। एग्जाम मतलब जैसे अभी बस कुछ घंटों में आपके पेपर है, तो जो रिपीटेड है आप उसको बाद में करिएगा, टाइम मिलता है तो। जस्टिफाई, अब देखिए काफ़ी बच्चों का था यार सर कि ये 4 पॉइंट लिखेंगे हम एग्जाम में तो क्या हमें मार्क्स मिलेंगे, तो दोस्त आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे ऐसे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको मार्क्स नहीं मिलेगा जस्टिफिकेशन में। जस्टिफिकेशन में इसका कोई करेक्ट आंसर या रॉन्ग आंसर नहीं है, इसमें आपको बताना है कि आपको उस चीज़ को प्रूफ करना है ना, हाउ यू विल बी गोइंग टू प्रूव इट, ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहला, द फर्म हैज़ अ मल्टीपल चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। जी हाँ, इसमें आप बताते हो कि फाइनेंस क्या होता है, आपने फाइनेंस का डेफिनेशन याद किया था भाई, लिख कर आ जाना पूरा, ठीक है। इसमें आपको बेसिकली फाइनेंस के बारे में बताना है और फाइनेंस आप कहाँ से रेस कर सकते हो। इसमें आप देखो, डिफरेंट सोर्स ऑफ सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स कैन बी इशूड टू रेज फंड्स। काफ़ी बच्चों का यहाँ पे एक डाउट है, उसको मैं एक बार वापस बता ही देता हूँ कि ये नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे। आई गेस आपने शायद स्टार्ट में नहीं देखा होगा, बट कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम पे जाइए, गोल्डी मुंद्रा_, लिखिएगा, मेरे बायो में लिंक मिलेगी आपको, प्लीज़ जाके उसको चेकआउट करनी है।
चलेगा फ्रेंड्स? फिक्स्ड कैपिटल स्टेज इन बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, अब वो आपको यहाँ पे लिख कर आना है। 4 पॉइंट, देखो 5 पॉइंट है, कोशिश करिएगा आप एटलीस्ट हर एक आंसर में 5-5 पॉइंट बनाकर लिखिए। ये कैसा होता है ना, आप देखो यहाँ पे फाइनेंस के ऊपर इसने फेकम फाकी की है, आप भी फाइनेंस का डेफिनेशन आपने जो याद किया है, आपने जो इंट्रोडक्शन याद किया है, यहाँ पे लिख कर आ सकते हो, आपको मार्क्स मिलेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है। देन अगेन इट्स वेरी सिंपल एंड आई थिंक ये आप संभाल लोगे ना भाइयों दोस्तों? पक्का सब ऐसे समझ में आ रहा है ना हम क्या कर रहे हैं? बच्चा कह रहा है भाई तेरे से ज़्यादा आ रहा है, चैंपियन हो चुके हम, क्या बात है। The debentures are secured by the charge on the assets of the company and I hope charge on assets क्या होता है ये आप सभी को पता है। चार्ज ऑन एसेट्स में बेसिकली आप प्रॉपर्टी को गिरवी रखवाते हो, एंड अनचार्ज में आप कोई भी प्रॉपर्टी उठाकर बेच सकते हो, कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं, ठीक है? तो वो आपको लिखना है। उसके बाद रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स क्या होता है उसको आप ये क्वेश्चन में वहाँ पे आपको लिख कर आना है, और ट्रेड क्रेडिट क्या होता है उसको आपको ये क्वेश्चन में लिख कर आना है, ठीक है? हो जाएगा। अब ये देखिए, अ कंपनी कैन इशू शेयर सर्टिफिकेट, तो इसमें आप शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है लिख सकते हो, लेकिन उसको लिखने से पहले आप शेयर क्या होता है वो लिख देना कि शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। क्यों? क्योंकि मैंने याद किया है, अब याद किया तो लिख कर आऊँगा ना, और गलत तो कुछ है नहीं। शेयर क्या होता है पहले वो तो बताऊँ सर, तो पहले शेयर लिख देना, और उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट के बारे में आप जो भी जानते हो कि अगर वो घूम गया या क्या हम डुप्लीकेट शेयर कर सकते हैं कि नहीं, वो प्रोविजन अगर आपको आता होगा तो आप इसको लिख कर आ सकते हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। शेयर सर्टिफिकेट ये इंपॉर्टेंट है, शेयर सर्टिफिकेट, ये 3 में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ध्यान से करना, इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है? चलो ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स और मैं तो बस एक ओवरव्यू करवा रहा हूँ अब, सो दैट आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, एंड फिर आप सेल्फ स्टडी जो अब 10 मिनट आपको मिलेंगे, इसके बाद 10-15 मिनट जितना भी आप डाल सको, आप फिर अपने एंड से इसको फटाफट कवर अप कर लो। अब कंपनी हैज़ टू क्रिएट अ चार्ज, अरे यार ये तो अपन ने किया था, चार्ज ऑन एसेट का क्वेश्चन ही है और कुछ नहीं है। देयर इज अ लिमिट ऑन द रिस्ट्रिक्शंस, ये पूछ रहा है कि क्या कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है, तो देन अगेन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपने को देखने को मिला है, और ये क्वेश्चन बच्चों को काफ़ी डिफिकल्ट लगा है, एंड हाउएवर ये आप तब कर सकते हो जब आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आती है, तो क्या एक कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, तो इसका आंसर हाँ है। एंड किस तरह से कर सकती है, इसमें एलिजिबल कंपनी, नॉट एलिजिबल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, तो उसका जो कंडीशन है वो आपको इसमें लिखना था। चार्ज ऑन देयर tangible assets while issuing secured deposits, तो ये भी अगेन वेरी सिंपल है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड के ऊपर ही है। कंपनी हैज़ टू अपॉइंट डिपॉजिट ट्रस्टी, इसको रीड कर लो अभी कि अभी डिपॉजिट ट्रस्टी, अगर आपकी कंपनी में 500 से ज़्यादा लोग हैं तो उनको एक ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है, सो दैट वो इनका एक रखवाला बन सके, है ना? अब जैसे आप डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करते हो तो आपको दोस्तों कहाँ गया वो, इट शैल क्रिएट अ सिक्योरिटी इन द फेवर ऑफ ट्रस्टी विद इन 30 days ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। ये लाइन जो है आपकी एग्जाम में उतरनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी सिक्योर्ड डिपॉजिट्स का इशू करती है तो 30 दिन के अंदर उसको सिक्योरिटी क्रिएट कर देना है, मतलब चार्ज ऑन डिपॉजिट क्रिएट कर देना कितने दिन तक, 30 दिन के अंदर तक। चलो ठीक है। कंपनी को फुलफिल करना पड़ता है सर्टेन प्रोविजंस, ओके। नाउ दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन, आपको ऐसा क्लिक नहीं होगा ये एग्जाम में जब आप इसको देखोगे ना कि भाई ये क्या है, बट इसको स्किप नहीं करना है, रीड कर लेना है इसको भी, ठीक है? अब ये कंपनी सेक्रेटरी वाला, ये क्वेश्चन कभी ऐसा एग्जाम में हमने देखने को बना नहीं है, बट यू नेवर नो, और अगर ये बन जाए तो ये बहुत इजी है। याद है ये कौन सा क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर अपना लेटर का 678 है ना, 678 का ये वो वाला क्वेश्चन है कि कंपनी जो है कंपनी सेक्रेटरी शुड टेक अप प्रिकॉशंस, कंपनी सेक्रेटरी को कैसे अपने आप को बिहेव करना है, ये वो वाला क्वेश्चन है, एंड आई होप ये आप संभाल लोगे। फिर जस्टिफाई वाला विल बी आस्क्ड, हाँ ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पता है, अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो एग्जाम में आपको इसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा, करेक्ट इन्फो आपको समझाना पड़ेगा, करेक्ट इन्फो। तो ये क्वेश्चन का ध्यान रखते हुए चलना। 6th क्वेश्चन का समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एग्जाम में 6th क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन आया, तो हेड पॉइंट्स है ये सारे उस चैप्टर के, आपको इस हेड पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना होगा 2-2 लाइन में। ये पूरे 8 का 8 हेड पॉइंट्स होने चाहिए आपके पेपर में, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। और इस पे भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है डीमैट और रीमैट पे, एंड अगर आपको डीमैट एंड रीमैट का कंसेप्ट आता है तो आई फिल आप पूरा कवर अप इसको कर लोगे। अगेन ये आप सेल्फ स्टडी में निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज सेफर देन
फिजिकल होल्डिंग ये बता रहा है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक रखना ज़्यादा सेफ है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल। तो हमने एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम किया था, बस वो यही है। उसके हेड पॉइंट्स को आपको यहाँ लिखना नहीं है, बट उसके ही सेंटेंसेस को आप यहाँ पे बनाकर लिख सकते हो अच्छे तरीके से। इट्स ऑल अबाउट स्किल्स, क्या आप इसको फ्रेम कर पाते हो कि नहीं। डिपॉजिटरी सिस्टम इज़ वेरी सिमिलर टू बैंकिंग सिस्टम, इंपॉर्टेंट है, आता है भाई एग्जाम में, आता है, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, चलो। डिपॉजिटरी सिस्टम अलाउज बोथ फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक टू फिजिकल कन्वर्जेशन बोल रहा हूँ, कन्वर्जन। ठीक है, तो देन अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देख लेना है। क्या डीमैट से डीमैट कर सकते हो, वो पूछ रहा है। क्या डीमैट से डीमैट कर सकते हो, वो पूछ रहा है। तो एक बार उसको रीड कर लेना, मेरे बताने से ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अभी हमने ऑब्जेक्टिव्स में दिखा इतना कि हाँ भाई कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अभी अच्छे से करना। द डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड कैन नॉट बी यूज्ड बाय द कंपनी। मैंने डिविडेंड डिक्लेयर किया, 30 दिन हो गए, आपने डिविडेंड क्लेम नहीं किया अब तक। अब जो डिविडेंड बचा, क्या मैं इसको अपने घर ले जाऊं? नहीं। द डिविडेंड विच हैज नॉट बीन पेड टू द शेयर होल्डर्स विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ दिस डिक्लेरेशन, उसको हम अनपेड डिविडेंड बोलते हैं। और ये अनपेड डिविडेंड को आपको 7 दिन के अंदर, जैसे ही वो 30 दिन खत्म हो गए ना, विद इन द एक्सपायरी ऑफ 30 days, उस 30 दिन के 7 दिन बाद आपको इसको एक अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, दैट इज योर अनपेड डिविडेंड अकाउंट। इस अकाउंट को अब आपको 7 साल के अंदर तक ये अमाउंट यूज हो जाना चाहिए। अगर 7 साल के अंदर तक भी अमाउंट यूज नहीं हुआ, तब भाई आपको 30 days के अंदर इसको ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, शुड बी। और 7 साल के बाद भी इसमें अगर पैसे रहे तो आप इसको इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, चलो, ये भी अपने बच्चे लोग को आता है। फाइनेंशियल मार्केट का भी एक थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, ये वाला देखना एक बार, ये थोड़ा यूनिक है क्वेश्चन। द गिल्ट एज्ड मार्केट इज ऑल्सो नोन एज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। हाँ, सेंटेंस तो सही है। और गिल्ट एज इज बेसिकली द मार्केट फॉर द गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी बेच सकते हैं एंड जहाँ पे सेमी गवर्नमेंट, यानी कि जिसमें थोड़ा प्राइवेट का भी हाथ है, ऐसे सिक्योरिटीज को जब हम बेचते हैं दोस्तों, उसको हम गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज बोलते हैं। इसमें आरबीआई प्लेज अ डोमिनेंट रोल, क्योंकि ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट का है, तो भाई गवर्नमेंट मतलब आरबीआई, मतलब आरबीआई का बहुत इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें, तो उसको गिल्ट एज्ड मार्केट में आरबीआई का बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड द लास्ट, एंड this is also very important for your justification, SEBI is the regulator of stock market securities market और stock exchange। ये दोनों बहुत अच्छे से करना। SEBI करता धरता जो भी आपने फंक्शन सीखा है आप उसको यहाँ पे उतार सकते हो, हाउएवर आपको थोड़ा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। एंड स्टॉक एक्सचेंज में भी आप ये सेम चीज़ कर सकते हो, जो आपने इसके फीचर्स या फंक्शंस में किया था आप उसको यहाँ पे थोड़ा सा लिख कर आ सकते हो। जो आपने स्टॉक एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन तैयार किया था वो आप इसमें लिख कर आ सकते हो। तो दोस्तों, इसी के साथ आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हुए, आपके सारे डिफरेंस बिटवीन होते हुए, आपके सारे जस्टिफिकेशन होते हुए, एंड फाइनली अब वो फाइनली दिन आ चुका है कि अब आप इस पेपर को अच्छे से आपके साइड से क्या करो, आपके साइड से क्या करो, आपके साइड से दोस्तों एंड करके आओ और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि हाँ भाई क्या बात है यार, जो आपने बताया था एग्ज़ाम में आया। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको पेपर आने वाला है बहुत ही सिंपल। पेपर में आपको होना नहीं है एक्साइटमेंट, एकदम ऐसा एक्साइटेड नहीं होना, अरे भाई ये तो आता है, अरे ये तो आता है, अरे ये डिफरेंस बिटवीन तो मैं स्किप किया था और वो पूछा भी नहीं। आपको एक्साइटमेंट में अपने होश नहीं खो देने हैं, जोश में होश खो देना, ऐसा होगा आपके साथ कि आप पेपर देखोगे एंड उछलने लग जाओगे कि भाई ये तो भाई क्रेजी हो गया कुछ, है ना, ऐसा आपको लगेगा कि। लेकिन नहीं, आपको अपने मेहनत का जो आपको पेपर में फल दिखेंगे ना ऐसे झाड़ पे लटकते हुए, आप जब उसको निकालने की कोशिश करोगे आप जोश में पूरा झाड़ ही गिरा दोगे और फिर आपके फल नीचे गिरकर खराब हो जाएंगे। एक्साइटमेंट में आपको कामली उसको प्लग करना है, वैसा ही दोस्तों आपको कामली पेपर अटेम्प्ट करना है। चलेगा? ये पेपर के लिए आपने जो पूरी साल भर मेहनत करी, जो बच्चे हैं काफ़ी नर्वसनेस के चक्कर में आपका ये पेपर जो है बिगड़ना नहीं चाहिए। आपने इतनी जान लगाई है इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए दोस्त, तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और बहुत कॉन्फिडेंटली जाइएगा।
आप जिनको भी मानते हैं, आप जो भी फॉलो करते हो रिलीजन, आप प्लीज़ अपने सभी को याद कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, अपने पेरेंट्स से आशीर्वाद लीजिए, है ना, अपने एंसेस्टर्स को बोलिए भाई प्लीज़, है ना, आशीर्वाद दो आपका, और सो दैट हम पेपर को कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करके आए अच्छे से। दोस्तों ऑब्जेक्टिव्स का ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव्स अगर आपको लगता है डाउटफुल हो थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ देना, एग्ज़ाम एकदम लास्ट में अटेम्प्ट कर देना उसको चाहिए तो, और पेपर सबमिट करने से पहले एक बार सब चेक कर लेना कि सारे ऑब्जेक्टिव्स आपने अटेम्प्ट किए हैं कि नहीं, है ना। बाकी केस स्टडी देन अगेन ओसीएम की तरह ही आप इसको अटेम्प्ट करने वाले हो। कैसा होगा, पैराग्राफ आपके सामने आ जाएगी, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, पैराग्राफ आपके सामने आ जाएगी, आपको उस पैराग्राफ में क्वेश्चन दिए होंगे, आपको फिर उसका आंसर देना है, तो आंसर भी आपको कुछ 1-2 लाइन में ही देना है, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं, 2 से 3 लाइन इट्स मोर देन इनफ। केस स्टडी के लिए पहले आपको वो पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेना, पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लोगे तब वो केस स्टडी भी आराम से निकल जाएगी। और अगर आपको एसपी में कंसेप्ट्स आते हैं ना तो केस स्टडी भी आपकी बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपका भाई आपके साथ है। दोस्तों जैसा भी आपका पेपर जाए प्लीज़ डू लेट मी नो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, दैट इज़ योर गोल्डी मुंद्रा _। मैं आप सभी के रिजल्ट्स का तो हम सब इंतज़ार करेंगे, मैं आप सभी के पेपर रिस्पॉन्स का, पेपर अटेम्प्ट के रिस्पॉन्स का मैं आप सभी का वेट करूँगा। प्लीज़ मुझे बताना कि यार भाई मस्त आदमी है यार तू, है ना। मैं आप सभी के ऐसे मैसेज का मैं वेट करूँगा। ऑल द बेस्ट गाइस। ये जंग अब आपने जो स्टार्ट करी है इसको ख़त्म करने का समय आ चुका है, आपका और ज़्यादा समय नहीं लेने वाला हूँ। अगर कुछ चीज़ें आपको लगती है कि नहीं सर मैं एक बार वापस सुनना चाहता हूँ आपने जो बताया, प्लीज़ बैक करके देख सकते हो। अच्छा पीडीएफ के लिए अभी भी आपको अगर दिक्कत है, गोल्डी मुंद्रा _ के मेरे बायो में जा सकते हो, बायो पे क्लिक करना, मेरे स्टोरी पे क्लिक करना, सीधा पीडीएफ ओपन होगा। सेकंड, सर इंस्टाग्राम नहीं है मेरे पास ड्यू टू एग्जाम, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए या फिर आप व्हाट्सअप के चैनल ज्वाइन कर दीजिए, आपको वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो जाके प्लीज़ चेकआउट कर लेना। ऑल द बेस्ट गाइस। फाइनली ये आखिरी बार हम मिल रहे हैं आपके इस पूरे क्या बोलते हैं उसे, पूरे 12th की जर्नी के लिए। दोस्तों एग्ज़ाम के बाद मुझे भूलना नहीं है आपको, हमारा रिलेशन जो था, चाहे अभी हम शायद आज ही पहली बार मिले हो, अभी आप मेरे दोस्त बन चुके हो यार। भले ही मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ पर आप मेरे को तो देख पा रहे हो ना। हाँ भाई, क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूँ? दोस्त हूँ, मैंने हमेशा आपको एक एज अ फ्रेंड पढ़ा है, ना कि कभी आपका कोई टीचर। मैं आपका बस एक दोस्त हूँ, और एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को मदद कर रहा है, और आपको भी इस दोस्त को मदद कर देना है। इंस्टाग्राम पे प्यार बरसा के, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और पेपर में आग लगा के 99 स्कोर करके आपको अपने दोस्त का नाम आगे ले जाना है कि भाई ये बंदे में दम है, ठीक है। आफ्टर एग्ज़ाम्स, आफ्टर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स, जो भी आसपास होगा हम उनसे मिलेंगे, दोस्तों के साथ बीच पे जाऊंगा, घूमूंगा, जो भी मेरे आसपास रहता है सभी से मिलना चाहूँगा मैं। बिल्कुल प्लीज़ रीच आउट टू मी, अपन मिलेंगे भाई, पार्टी वार्टी करेंगे, है ना। पार्टी आपकी होनी चाहिए कि भाई तूने जो बताया वही एग्ज़ाम में आया, चल पार्टी निकाल, सॉरी मैं बोलूँगा चल पार्टी निकाल अभी, ठीक है दोस्तों। तो चलो यार, बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ ये जो जर्नी थी हमारी फॉर योर एसपी एंड ओसीएम। ये 2 सब्जेक्ट्स मेरे हमेशा से दिल के करीब रहे हैं, एसपी हो गया चाहिए, फिर वो ओसीएम हो गया। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। ये बैच के लिए मैंने लेक्चर्स तो नहीं दिए थे, प्रीवियस बैच के वो लेक्चर्स थे। हाउएवर ये बैच के लिए हमने 1 शॉट लाया था, एंड वो 1 शॉट पे मैं कहूँगा एवरेज सा प्यार आया था। जितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उससे बिलो एवरेज था, क्योंकि वो 1 शॉट आई फील एक ऐसी वीडियो मैंने प्रोवाइड करी है जिसका जो क्वालिटी का जो कंटेंट है ना, उसका जो कंटेंट की क्वालिटी है वो आई फील काफ़ी टीचर्स के या काफ़ी लेक्चरर्स के फुल फ्लेज लेक्चर जितना भी, मतलब उनके जो फुल लेक्चर्स है ना, वो उससे भी कहीं ज़्यादा मीट करती है वो 1 शॉट वीडियोस। वो इतने दमदार है मेरे, चाहिए फिर वो मेरी लाइव स्ट्रीमिंग क्यों ना, वो इतनी दमदार है। बट देन अगेन सबका अपना अपना तरीका है पढ़ाने का, हम ऐसे किसी को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहे हैं, सब ग्रेट है। आप भी बहुत ग्रेट हो, और आप जब बहुत ग्रेट बन जाओगे अपने इस दोस्त को भूलना नहीं है, मुझे जॉब पे रखना है आप सभी को, ठीक है।
चलो दोस्तों, चलता आप सभी से गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं आप सभी से एग्जाम्स के बाद। प्लीज़ रीच आउट टू मी। मैं जानना चाहूँगा आप सभी ने कैसा अपना पेपर लिखा है। टाइम मैनेजमेंट भाई यही है, स्पीड लिखना है। स्लो लिखते हो तो 6 पॉइंट्स, फास्ट लिखते हो तो 8 पॉइंट्स। लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्लो जा रहे हो, आगे और क्वेश्चंस बचे हैं, स्पेस छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। ज़्यादा सोचने पे अगर आपको टाइम लग रहा है तो समय वेस्ट नहीं करना, उस पर पेपर छूट जाएगा। चलो दोस्तों, मिलता हूँ सभी से। लेटर्स पेंसिल से उसके बॉर्डर बनाना। एंड लेटर की एक वीडियो मैंने डाल रखी है, वो 6 लेटर्स, जाके उसको चेकआउट कर लो, जेआर कॉलेज पे ही है। चलो दोस्तों, अब और समय नहीं लूँगा आपका, मैं इस स्ट्रीम को यहाँ पे एंड करता हूँ। मिलता हूँ आप सभी से अगली ही वीडियो में, पर तब हम 11th एंड 12th की बातें नहीं करेंगे, तब हम कुछ करियर रिलेटेड बातें करेंगे, है ना। बाकी तो हम इंस्टाग्राम पे तो मिल ही रहे। चलो दोस्तों, आखिरी बार, वंस अगेन, योर फ्रेंड, योर ब्रदर, योर मेंटर, योर टीचर में बी, गौरव मुंद्रा, गोल्डी मुंद्रा, साइंस ऑफ।